हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ये टॉपिक कवर करवाऊंगी। इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये पूरा एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है, इसको हम किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन से पहले हमें क्लियर होना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके नाम से क्लियर है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि इससे वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? पॉलिसीज़ के क्रिएशन में हेल्प करती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरा है वो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत ब्रॉड है इसका जो एरा है जो हम इसके अंदर कवर करते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम लोग अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट को बनाने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। ठीक है, हम लोगों ने किया हुआ है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्लियर होता है कि हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रोस लॉस हुआ। नेट प्रॉफिट को प्रिपेयर करने से हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट है और कितना नेट लॉस है। और अगर हम फिनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हमारी एसेट्स कितनी हैं और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। हमारी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम यही सब करते हैं, मतलब यही सब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और बेसिकली जो फिनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं वो एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए बनाए जाते हैं कि एक्सटर्नल पार्टीज़ उनके बेस पर डिसीजन ले सके। जैसे अगर कोई पर्सन हमें लोन देना चाहता है तो हमारी फिनेंशियल पोजीशन से वो सेटिस्फाइड होना चाहेगा। अगर एक पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन से सेटिस्फाइड होना चाहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को फिनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट करें तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है। अगर वो ये अकाउंट नहीं बनाएंगे तो उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि उनको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपने अकाउंट्स एक टाइम ड्यूरेशन के बाद प्रिपेयर करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पर उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी नहीं होता है और ये एक्सटर्नल पार्टी के लिए नहीं किया जाता, रादर ये इंटरनल यूज़ के लिए होता है। क्योंकि मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम कई तरह के डिसीज़न लेने हैं, तो वो डिसीज़न किसके बेस पर लेगा, मतलब डिसीज़न कैसे हो सकते हैं कि क्या अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी एसेट लायबिलिटी की सिचुएशन क्या है, करंट एसेट ज़्यादा है या करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, तो करंट एसेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट लायबिलिटीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ डिसीज़न उन्हें लेने होते हैं और वो डिसीज़न तभी ले पाएंगे जब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दैट मीन्स ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होती है, ये बेसिकली क्यों होती है, इस सिस्टम को क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, इसका मेन मोटिव होता है कि हम इंटरनली कंट्रोल करना चाहते हैं, इंटरनल पर्पस के लिए होता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक डिफरेंस तो यही है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो इंटरनल यूजेस के लिए होता है, इंटरनल कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम बनाते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हम फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हम बनाते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद बनाते हैं। लाइक कैलेंडर ईयर हो सकता है, 31 दिसंबर को हम बनाते हैं, या अगर हम फिनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं तो 31 मार्च को हम प्रिपेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद हम देखना चाहते हैं, टाइम के बाद हम देखना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ और हमारी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। हर रोज़ कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, हर रोज़ किसी न किसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत ज़्यादा वाइडर है। फिनेंशियल अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा एक और डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं कि जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेसिकली हिस्टोरिकल नेचर का होता है। इसमें उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी हैं,
जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखें तो इसके अंदर उन चीज़ों को लिया जाता है, उन फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो फ्यूचरिस्टिक होता है कि जो कमियां, जो प्रॉब्लम्स हमने आज की डेट में फेस की तो फ्यूचर में वो हमें ना फेस करनी पड़े। तो इसके अंदर हम बजट, ठीक है, बजट कंट्रोल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं कि फ्यूचर के लिए जो भी एस्टिमेशंस हैं वो हम पहले लगाते हैं। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग से तो डाटा हमें मिलता है, ठीक है, उसको फिर फर्दर आगे प्रोसेसिंग के बाद हम उस डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि जिसकी वजह से कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे टूल टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आते हैं, लाइक रेशो एनालिसिस हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकती है, देन इसके अलावा बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। तो ये जो है ये कंट्रोल करने के में मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और हम क्या कह सकते हैं कि जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है इसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ नहीं कर पाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से कॉस्ट कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और फिनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प भी करता है फर्दर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने में। ऐसे ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसके बेस पर फर्दर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमें कॉस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये भी सारा पास्ट बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल नेचर का होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, मतलब इन सारी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरा है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजमेंट कुछ रिपोर्टिंग होती है, टाइम टू टाइम कई तरह की रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, कंट्रोल की प्रोसीजर, मेथड, इंटरनली जो हम ऑडिट करवाते हैं, जो टैक्स अकाउंटिंग होता है। तो जो सारे ये अलग अलग जो ये मेथड्स हैं इनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे कह सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला तो कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जिस डाटा की रिक्वायरमेंट है उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो को 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो हुआ तो उसके रिगार्डिंग हमें डाटा की, इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स हमें एक फिनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंजेस आए होंगे, लाइक अगर स्टॉक में चेंज आ रहा है, हमें 2 ईयर का डाटा रिक्वायर्ड होगा बेसिकली। तो हम चेंज देखते हैं कि कितना चेंज हुआ लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली, आज की डेट में क्या चेंज आ रहा है। तो वो डिफरेंसेस की हमें ज़रूरत होती है कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं बैलेंस शीट की वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, उनको हमें कलेक्ट करना होता है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होंगी तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो इसका स्टेप होता है, हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जैसे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं बता रही थी आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से हमें कैश का फ्लो हमें होता है कि जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, जैसे सेल की वजह से जो कैश का इनफ्लो है तो वो हम कंसिडर करते हैं। परचेजेस की वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ तो वो हम कंसिडर करेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से है, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम एक प्रोसेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है
कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सके, कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होती है जिसकी वजह से फिर वो डाटा हमारे लिए यूज़ेबल हो जाता है। तो वो डाटा कैसे हो सकता है, लाइक अगर हमें ये कहा जाता है कि लास्ट ईयर का जो कॉस्ट थी हमारी वो 1 लाख की थी और इस बार जो कॉस्ट है वो हमारी 50,000 है, तो इसके बेस पर हम ये डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि कॉस्ट हमारी कम हुई या ज़्यादा हुई है जब तक हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी कि हमने कितने यूनिट को प्रोड्यूस किया। अगर लास्ट ईयर हमने ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस किया था और इस साल हमने कम यूनिट को प्रोड्यूस किया तो हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखेंगे। तो दैट मीन्स पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ा, तो डाटा को हमें प्रोसेस्ड करना होगा। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, कि उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उनको हम एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस में भी कुछ टूल यूज़ किए जाते हैं, लाइक कोरिलेशन है, रिग्रेशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स आती है, लाइक रेशो एनालिसिस है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम और बजटरी कंट्रोल हो सकता है। तो एनालिसिस करने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेसिकली जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो आपस में उनका क्या रिलेशन है। जैसे अगर रेशो एनालिसिस है तो कैश जो करंट रेशो हमें क्या बताता है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ में क्या रिलेशन है। डेट इक्विटी रेशो हमें क्या बताता है कि डेब्ट और इक्विटी में किस तरह का रिलेशन है। ऐसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताता है कि कितने टाइम के अंदर हम जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट का कितना टाइम है, कितना टाइम के लिए स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो एनालाइज करने की ज़रूरत है। और हम कोरिलेशन भी देख सकते हैं कि एक फैक्टर में चेंज आने की वजह से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, तो ये इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, तभी एक मैनेजर इफेक्टिवली डिसीजन ले सकता है। इसके बाद स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उनको हमने एनालाइज कर लिया, तो फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए उनको हमें रिकॉर्ड करके रखना होता है। तो इसमें जो रिकॉर्ड करते हैं वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कोडिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग कोड्स दे दिए जाते हैं और इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्स फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं जब मैनेजर को डिसीज़न लेना होता है। डिफरेंट जो मैनेजर्स हैं उनको जब डिसीज़न लेने होते हैं तो जो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद रिट्रीवल ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली है उनको हमने क्लासीफाई कर दिया, तो उसके बाद हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट की फॉर्म में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इन डिसीजन मेकिंग, बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इंफॉर्मेशन को डाटा को कलेक्ट किया है, फिर उस डाटा को हमने उस पर प्रोसेसिंग की है, इसके बाद इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है और फिर रिट्रीवल ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसको भी अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको हमने इंस्टॉल करना है तो उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। इसका सबसे पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल बनाते हैं। मैनुअल बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन होता है कि कौन क्या करेगा। ठीक है, किस तरह का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और इस मैनुअल को बनाने का जो बेसिक मोटिव होता है कि काम का कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, ड्यूटीज़ का कोई डुप्लीकेशन ना हो, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो पहले स्टेप पर एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। सेकेंड स्टेप, जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग रिटर्न्स की डिज़ाइनिंग कर दी जाती है। फॉर्म और रिटर्न की डिज़ाइनिंग का मतलब, जैसे अगर हर डिपार्टमेंट के लिए सेम तरह की रिटर्न्स बनाई जाती हैं, सेम तरह के फॉर्म बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हेड ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता है तो एक सेम फॉर्मेट में वो दे। अगर सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए पहले से ही एक सेम टाइप के जो फॉर्म्स हैं, सेम टाइप के जो रिटर्न्स हैं, उनको डिज़ाइन कर दिया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे होता है रिक्विजिट स्टाफिंग। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव सिस्टम को बनाया जाता है जिसके अंदर जो भी स्टाफ है उनको रिक्रूट किया जा सके। और सिर्फ रिक्रूटमेंट पर ही काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके बाद जो स्टाफ है जिसको रिक्रूट किया गया उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं तो उनको हम इजीली अचीव कर सकें, उन ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच सकें। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप आएगा, इसमें आएगा क्लासिफाइंग अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। इसके बाद हम अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है कलेक्शन और एनालिसिस के पर्पज़ से। और बेसिकली इसके अंदर फिनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेस होते हैं। अगर हमारे पास फिनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों के डाटा को हमें इंटीग्रेट करना होगा, और मैनेजमेंट को दोनों की डाटा की रिक्वायरमेंट है, दोनों ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और दोनों ही जो सिस्टम्स हैं उनको कंबाइंड किया जाता है ताकि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाए। इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बेसिकली फिफ्थ स्टेप है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, इस टेक्निक में स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाता है ताकि अलग अलग जो यूनिट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो चेक किया जा सके कि उनकी कॉस्ट कितनी है। क्या एक स्टैंडर्ड उनके लिए फिक्स कर दिया गया, फिर ये टैली करते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उनकी जो कॉस्ट है वो उससे ज़्यादा है या कम है, तो वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि इन वेरिएंसेस के बेस पर ही परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके लिए फर्दर करेक्टिव एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप पर सेटिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट जो एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम को भी एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को प्लान किया जा सके, और अलग अलग बजट्स जो बनाए जाते हैं फिर उनको इंटीग्रेट भी किया जाता है, मीन्स एक मास्टर बजट में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर सकें। और बजटरी कंट्रोल सिस्टम का ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो हमारे मतलब जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे टारगेट है उनको अचीव करने के लिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को के सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट स्टेप क्या होता है इंस्टॉलेशन के लिए, वो है सेटिंग अप ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। बिजनेस को बहुत सारी जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस है तो उनके अंडर बिजनेस को चलना पड़ता है, ठीक है। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिजनेस का एक इन्वायरमेंट होता है, लाइक इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो हर दिन एक नया चैलेंज हमें फेस करना होता है। इसके लिए ऑपरेशनल रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ हमें कॉप अप करना है, उन बदलती हुई सिचुएशंस के साथ हमें भी बदलने की ज़रूरत है। तो एक ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स को ऑप्ट किया जाता है कि हम लगातार एक चेक रखें कि बाहर क्या चेंजेस आ रहे हैं और हमें किस तरह से अडेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कौन किसके अंडर होगा, तो इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे फर्दर ये डायरेक्टर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा, फिनांस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा और पर्सोनल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा। फिर इन सब के नीचे एक चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। ये बेसिकली क्यों है, ये एक तरह से इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो बेसिक मोटिव होगा ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा
और इसके अंडर जो लोग हैं, जो काम करने वाले अलग अलग पर्सन हैं, उसमें मैनेजमेंट कंट्रोलर हो सकते हैं, बजट कंट्रोलर हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर हैं, हेड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स होंगे और क्रेडिट कंट्रोलर होंगे। तो जो ये सारे के सारे अलग अलग ये पार्ट है इसके, तो ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।